न एनडीए की प्रचंड जीत पर न महागठबंधन की करारी हार पर इस वक्त अगर चर्चा हो रही है तो वो है लालू परिवार के आंतरिक कलह पर। मंच पर जो हमारे आज के मेहमान हैं वो राजनीतिक विषयों के अच्छे खासे जानकार हैं। बिहार की राजनीति, लालू परिवार को नजदीक से देखते हैं, जानते हैं, राजनीति फॉलो करते हैं। सतीश के सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। सतीश जी, ये जो डिफ्लेक्ट हो गया पूरा मामला और बिहार चुनाव के नतीजे आए तो ना चर्चा हो रही है महागठबंधन की हार की, ना ही एनडीए की प्रचंड जीत की। आपको लगता है डिफ्लेक्ट हो गया या फिर डिफ्लेक्ट किया गया या ये स्ट्रेटेजिक था? देखिए, इसमें तो सच्चाई है कि लालू जी के परिवार की जो आंतरिक कलह है वो तो सड़क पे है। जब उनकी किडनी देने वाली बेटी ये कहती है कि उनके ऊपर चप्पल उठाया गया और खुद राजनीतिक व्यक्ति रही हैं, चुनाव लड़ा है, तो चर्चा स्वाभाविक है और ये एक विषय है। लेकिन आपकी बात वो भी वाजिब है कि अब तो हम लोग आज के दौर में ऐसे ही हैं कि अब इसी की चर्चा ज़्यादा होगी, रोहिणी आचार्य जी की कंप्लेंट की। हालांकि कोई एफआईआर वगैरह नहीं हुई है, कोई कंप्लेन नहीं हुआ है। कुछ राजनीतिक मामला भी लगता है, पारिवारिक भी लगता है। और ये बात आपकी सही है कि चुनाव किन परिस्थितियों में हुआ, क्या क्या कुछ हुआ उसमें, उसका कोई विश्लेषण हो ही नहीं रहा है। अगर हो भी रहा है तो वो दब जा रही है। अब हम क्यों कहते हैं कि क्यों विश्लेषण नहीं हो रहा है, तो ये तो इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव वोटिंग से एक एक दिन पहले तक खटाखट आपके वोटर के अकाउंट में पैसे आते रहे। तो मुझे तो लगता है ये एक चुनाव का ये नया प्रारूप है। आगे तो अब लगता है ऐसा ही होगा। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि ये तो वोट खरीदा गया है और 40,000 करोड़ रुपए लोग कहते हैं कि ये खर्च किए गए हैं। मैं आपको कुछ अंदर की बात बता देता हूँ। मालूम भी है कि न सिर्फ ये 10,000 बांटा गया, बल्कि जो कुछ पैसे लोगों के सरकारी खजाने में रुके हुए थे, जैसे लेबर पेमेंट, जैसे कि छात्रवृत्ति, जैसे कि वृद्धा पेंशन अचानक बढ़ाया गया, 400 से 1100 किया गया, वोटिंग के एक एक दिन पहले आए हैं। तो ये है कहानी। जीविका दीदियों की खास ड्यूटी लगी कि आप कम्युनिटी मोबिलाइजर, सीएम बोलते हैं उनको। तो इस ढंग से ये तो सच्चाई है कि ये इस ढंग से ये चुनाव हुआ है। इसका मतलब कतई ऐसा नहीं है कि महागठबंधन बहुत आंतरिक रूप से मजबूत थी, बहुत गड़बड़ थी। इन्होंने, हमको लगता है, पहले ही हार मान ली थी और हमको लगता है इन्होंने चुनाव लड़ा भी नहीं जिस प्रकार से लड़ा जाता है। नहीं तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो जिसका वो लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो बता नहीं पाए, हर चीज़ में विलम्ब हुआ। क्यों हुआ? जी। बिहार चुनाव के नतीजों पर जाहिर तौर पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो मेरा सवाल था आंतरिक कलह पर, आपको लगता है कि अब आपके मुताबिक अंदर की कोई खबर है किस बात को लेकर दरार जो है वो अचानक से सड़क पर ये लड़ाई आ गई है? कुछ लोगों ने ये भी कहा संपत्ति की लड़ाई है, ऐसा है क्या? देखिए, संपत्ति वाली चीज़ तो मुझे मालूम नहीं है। हम्म। अगर होगी भी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी तो यही नहीं पता है कि लालू जी के परिवार के पास कितनी संपत्ति है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस बात की मुझे जानकारी थोड़ी बहुत है कि रोहिणी आचार्य जब से उन्होंने किडनी दिया और चुनाव लड़ा, तो राजनैतिक महत्वाकांक्षा सबकी होती है और तेजस्वी को ताज की उत्तराधिकारी के रूप में ताजपोशी कर दी गई, तो वो अपना चलाते हैं। हम्म। पहले तो उनका मीसा भारती से भी टकराव होता था, जिसकी मुझे जानकारी व्यक्तिगत रूप से है। मीसा भारती ने, कहते हैं ना, एकदम लठ गाड़ के एक बार पटना से लोकसभा की टिकट ली थी और उस समय उनके ऊपर बीजेपी डोरा डालने लगी थी। तो अचानक से राम कृपाल का टिकट काट के मीसा को देना पड़ा था। रातों रात ये बात हुई हम्म। थी। उसी प्रकार से रोहिणी आचार्य के बारे में मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी है कि शायद वो 5 टिकट चाहती थी और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद वो अपना बेटा को भी चुनाव में लाना चाहती है। उनका बेटा इतना बड़ा है कि वो चुनाव लड़ सकता है, ऐसा बोला, बताया गया मुझे। तो ये सारी चीज़ों का मिला जुला के है। दूसरी बात एक और देख सकते हैं कि तेज प्रताप का मामला आप लोग जानते ही हैं, हम लोग सब जानते हैं कि निकाला गया उनको, पार्टी मतलब परिवार से निकाला गया और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली
और उनकी जो शादी ब्याह और ये सब कांड हुआ था, वो था। तो ये क्या होता है कि जब 9 बच्चों का परिवार हो, इतना बड़ा कुनबा हो, तो अगर राजनीति से में अगर उनका इंटरेस्ट है, तो जाहिर-सी बात है कि ये टकराव होना था। और ये भी सच्चाई है कि लगता यही है कि कुछ बाहरी शक्तियाँ भी कम से कम तेज प्रताप को तो हवा दे ही रही। नहीं, आपको लगता है ये सब देखते हुए कि आरजेडी भी एक स्प्लिट की तरफ बढ़ रही है? मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आरजेडी में विभाजन हो जाए। हुँ। इसका जो प्लिंथ है, इसका फाउंडेशन है, ये तो पड़ ही गया है। अब तो मुझे नहीं लगता है कि रोहिणी आचार्य की उस तरह से लालू परिवार में तो रहेंगी, लेकिन उनके राजनैतिक इसमें उनके इस मौजूदा फॉर्म में कोई एंट्री होगी, तो कहाँ एंट्री होगी? होगी तो पक्का। अब वो किस फॉर्म में आएँगी? हो सकता है कि तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य मिलके एक नया फॉर्मेशन करें, ये संभव है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो राजनीतिक परिस्थिति अभी नया बना है बिहार में, वो 2 कम से कम 2 शक्तियों को इससे फ़ायदा मिल सकता है, चाहे इसमें जेडीयू भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। तो हमको लगता है स्प्लिट होगा। और अब जेडीयू में जाते हैं लोग, किधर जाते हैं? तेज प्रताप में जाते हैं, रोहिणी जी कहाँ जाती हैं, और बाकी बचे हुए शायद तेजस्वी के साथ रहेंगे। लेकिन हाउस इन ऑर्डर तो नहीं है, इसके साफ संकेत है। और जिस प्रकार से ये हवा तूल मिली है ये रोहिणी आचार्य वाला एपिसोड को, कि उनको वे चप्पल उठाया गया, कई संजय यादव और कोई नेमत हैं, उनके ऊपर सवाल खड़ा हुआ, उनके काम करने के तरीके पर, उनका लोगों से शायद न मिलना, इस तरह के प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं। तो इसकी पूरी संभावना है कि आज न कल ये पार्टी टूटेगी। अच्छा, आपने क्योंकि ज़िक्र भी किया संजय यादव और रमीज का, ये किरदार दोनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है जब से रोहिणी आचार्य ने बयान दिया। आपकी नज़र में, या जितना आप जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं लालू परिवार की राजनीति को, कौन है संजय यादव और रमीज जिनकी इतनी दखल है? ये तो सबको मालूम है, हुँ। ये सब तेजस्वी के मित्र लोग हैं। और एक उत्तर प्रदेश से है, एक हरियाणा से है। और क्या होता है कि जब आप सब नेता जो आगे बढ़ते हैं, जिनको उत्तराधिकार मिलता है, तो वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत अपने करीबी लोगों को साथ रखते हैं। तो ये दखल शायद बाकी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा हो पार्टी में, क्योंकि वो आरजेडी एक परिवार के तरह ही चलती आई है। क्योंकि हमने लालू को 90 से देखा है, तो बड़ा ही वहाँ पर जो ना इनफॉर्मल माहौल होता था। वो आधुनिक जो आजकल मैनेजमेंट वाली पॉलिटिक्स होती है कि सारा कुछ व्यवस्थित है, वो तो उस पार्टी में कभी कुछ व्यवस्थित रहा ही नहीं। जी, तो हमको लगता है इससे नया आदमी कहीं बाहर से आ गया हो, संजय यादव और ये नेमत क्या नाम है, रमीज़, ये तेजस्वी ने, चूँकि तेजस्वी दिल्ली में ही थे, खेलते थे, पढ़ते थे, जो भी थे, यहाँ खेलते भी थे। तो उस समय की शायद दोस्ती रही होगी, तो वो उन लोगों को लेके वहाँ पर ले गए होंगे, ताकि उनका जो है दबदबा बढ़े और बना रहे। तो ये इसको लेकर ज़रूर से ज़रूर एक असंतोष था, पहले भी था। ये कोई, जब ये रोहिणी आचार्य एपिसोड हुआ है, ये कोई बात नहीं है, इससे पहले भी हुआ है टिकट के बंटवारे में। बहुत और भी मुझे जानकारी है, कुछ पार्टी के प्रवक्ता भी नाराज़ थे इन लोगों से, ये भी जानकारी है। तो वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पर रस्साकसी चल रही थी। तो ये अभी आके फूटा है, और बहुत एक लगता है लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि चुनाव के नतीजे आएँ और आप बर्बाद हों, तब हम अपनी कहानियाँ लेके लोगों के सामने आएँगे। तो ये है। नहीं, जब आप लालू यादव के दौर को देखते हैं वर्सेस आज तेजस्वी यादव की, जब हम बात करते हैं कि संजय यादव का इतना प्रभाव है कि कोई आसपास फटक नहीं सकता, आप जब पिछले दौर को याद करते हैं, आप मिल पाते थे लालू यादव जी से आराम से बिना अपॉइंटमेंट के? मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि हमको लगता है कि हमारी उनसे सब मिला करके अपने रिपोर्टिंग करियर में 50 से कम बार मुलाकात नहीं होगी। और आज तक हमने कभी भी उनसे अपॉइंटमेंट नहीं लिया, कभी भी नहीं।
सीधे घुस जाइए, दरबार लगा रहता था। यहाँ भी, दिल्ली में भी, पटना में भी, कहीं कुछ नहीं। और अंतिम बार मेरी मुलाकात उनसे 2015 में हुई थी, रात के 9 बजे हुई थी और मैं बिना अपॉइंटमेंट के उनके पास गया और मैं 2 मिनट के अंदर लालू यादव के सामने था। तो ये तो वहाँ एक अनौपचारिक माहौल तो निश्चित रूप से रहता है कि आजकल के राजनीति में तो इतना अपॉइंटमेंट वगैरह वगैरह सारा कुछ सिस्टमेटिक है। उनके यहाँ मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ, वो एकदम मिलना आसान था, बहुत आसान था। नहीं, जैसे आपने लालू यादव के लिए बताया, क्या इसी इतना आसान तेजस्वी से मिलना रहा है? कभी आपने कोशिश की है हाल के वर्षों में, ताकि पता तो चले दोनों का वर्किंग स्टाइल क्या है? मैं आज तक तेजस्वी से न मेरा कोई परिचय है, हुँ, न मैंने कभी कोई मुलाकात के लिए समय मांगा है। एक बार कोई एक कॉन्क्लेव में ऐसे ही टेबल पर 1 मिनट की मुलाकात है, तो इसलिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इस पूरे प्रकरण में लालू यादव की चुप्पी भी बहुत कुछ इशारा करती है। क्या लालू यादव का घटता प्रभाव पार्टी और परिवार के ऊपर और तेजस्वी का बढ़ता प्रभाव, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ये संभव है, ये संभव है। देखिए, टकराहट तो अंदर थी। मुझे जब लालू जेल में थे, कौन सा साल था याद नहीं पड़ रहा है, जब जेल में थे तो मीसा भारती यहाँ रहती थी दिल्ली में। तो उस समय ही इस बात का हमें अंदाजा था कि शायद मीसा भारती और तेजस्वी में ठीक से जो है कुछ सामंजस्य नहीं है। और मैं मिला था मीसा भारती से, तो उनके मैनेजर अलग थे, उनके मैनेजर अलग थे, तो ये समय पता लगता था। और उसके बाद लालू जी ने उत्तराधिकार सौंप दिया। आज परसों भी सौंपा, जब विधायक दल का नेता भी तेजस्वी को चुना गया, तो ये और खुद सारा मतलब माता पिता राबड़ी जी, लालू जी सब वहाँ मौजूद रहे। तो ये एक ताकत देने की बात थी तेजस्वी को विषम परिस्थितियों में। टकराव तो था ही। मैं तो अभी कह रहा था पहले कि देखिए, मीसा भारती ने एकदम अपना दम दिखाकर 2014 में टिकट लिया था लोकसभा का। 2014 ही था मेरे ख्याल से, क्योंकि चर्चा चल पड़ी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकती हैं। रातों रात ये सब बदलाव हुआ था, जिसमें रामकृपाल यादव जैसे हनुमान लालू के उस मतलब कैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी हो, कोई यकीन नहीं कर सकता है कि रामकृपाल जी इस पार्टी को छोड़ देंगे। मीसा ने बहुत अपना दम दिखा करके टिकट लिया था। तो ये सब शुरुआत तो पहले ही हो गया था। और हाल के वर्षों में इधर जो चर्चाएं सुनते हैं, जो आप भी सुनते हैं, वही था कि जो तेजस्वी के बढ़ते प्रभाव से थोड़ा तनाव परिवार में निश्चित रूप से था। लेकिन चूंकि लालू बीमार हैं, लालू तो अच्छा से अब चल भी नहीं पाते हैं और लालू अब उस तरह का बयान वान भी नहीं देते हैं, तो लालू जी हमको लगता है कि इस बीमारी में लाचार अवस्था में चले गए हैं। इसलिए वर्चस्व जो है उनका, या उनका जो एक परिवार के ऊपर जो पूरा प्रभुत्व है, एक मुखिया होने के नाते, वो शायद उसमें कमी आ गई है। इसमें तो कोई हमें दो राय नहीं लगता है। और दूसरा ये है कि आप अगर तेजस्वी को देखें, तो तेजस्वी एक नए ढंग से अपनी पार्टी को चलाने का कोशिश करते हैं, ये आप देख लीजिए। तो जब कभी A to Z का फार्मूला देते हैं, कभी वो पूरा इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन आदि आदि की बात करते हैं। उनका काम करने का तरीका अलग है, जो कि लालू यादव के काम करने के तरीके से बहुत अलग है। तो ये है, और इसमें जो है परिवार में चूँकि है, तो लोग उन्होंने दूसरे ढंग से देखा है, तो इसका भी टकराव होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए, इस टकराहट के पीछे एक बात तो समझ आती है कि जिस तरीके से आरजेडी की चुनावी हार हुई है, वही इसके पीछे की वजह रही है। अगर जीते होते तो इस तरीके की कोई चर्चा ही नहीं होती। लेकिन इसमें आप आरजेडी की हार के मुख्य कारण किसे मानते हैं? किस वजहों से आरजेडी की हार हुई है कि इतने कम सीटों पर आकर सिमट गई? पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, मैं बड़ा इसमें थोड़ा-सा आउटस्पोकन हूँ। हुँ, मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि महागठबंधन चुनाव लड़ा। आपको ये मैं बताऊँ। हुँ, महागठबंधन क्यों नहीं, ऐसा मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं लड़ा चुनाव, और उसके कारण कई हो सकते हैं, उसके कारण कई हो सकते हैं। तेजस्वी का बॉडी लैंग्वेज है, ऐसे भी थोड़ा शरीर भारी हो गया है,
तो हमें कभी उस ढंग से वो दिखे नहीं। और कोई और भी वजह हो सकती है, दबाव हो सकता है एक। दूसरा कि आप देखिए किसी भी बात पे वो टिके नहीं। उन्होंने कहा कि हम 2 मुख्यमंत्रियों की घोषणा करेंगे, हैं? लेकिन नाम तो नहीं बताया। उन्होंने घोषणा की कि भई एक परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। बताया था, दावा किया था कि इसका हम पूरा ब्लूप्रिंट शब्द इस्तेमाल किया था कि वो है हमारे पास। तो वो तो कभी बताए नहीं। और ये जो कुछ भी हुआ, ये सब अंत में हुआ। अंत में हुआ। जब अंत में हुआ तो अंत में क्यों हुआ? न सीटों का बंटवारा हुआ ठीक से, 11-12 लोग आपस में लड़ते रहे। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन न तेजस्वी चुनाव ठीक से लड़ा ही नहीं मैं तो कहूँगा। अब राहुल गांधी का ले लीजिए, उनको वो वोट चोरी यात्रा लेके निकले, उसके बाद 60 दिन के लिए कहाँ चले गए पता ही नहीं, क्यों ऐसा किया उन्होंने। दूसरा कि आप उनका देखिए कि उनका जो हाइड्रोजन बम तथाकथित है वो भी इसी बीच में आया, चुनाव के बीच में। तो अगर आप किसी के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो भाई ये तो बिहार में इतना कुछ दांव पे लगा हुआ है, तो अब तो इस बार तो चोरी होना ही था। तो इस बार तो आप चोरी करेंगे ही ना, क्योंकि आप जो वोट चोरी का आप आरोप लगा के हाइड्रोजन बम फोड़ के आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप वोट दीजिए। जो वोट देने वाला भी आदमी है वो 2 बार सोचेगा कि भाई वोट तो अभी चोरी हो जाएगा तो हम काहे के लिए दें। तीसरी चीज़, उनकी चुनाव सभाओं में आप देखिए, उसमें भी ये वोट चोरी वाला मुद्दा उठाते थे। तो और सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, बहुत तरह की चीज़ें हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे ना इन लोगों ने, महागठबंधन ने एक आत्मघाती दस्ते का काम किया। इसलिए मेरा मानना है कि जो चुनाव लड़ने की जो एक शक्ति होती है, एक जो संचार समन्वय होता है, वो हमें कभी नहीं दिखा। हाँ, मैं उन लोगों में ज़रूर हूँ जो मानता था कि मान लो कि जी चमत्कार हो जाए तो शायद महागठबंधन जातीय व्यवस्था, सोशल जस्टिस में शायद जीते। लेकिन अंदर से मुझे कभी नहीं लगा कि ये लोग जीत सकते हैं। और सामने आपके जिनसे आप लड़ रहे हैं, तो इस चुनाव में तो उन लोगों ने आज तक जो नहीं किया वो सब कुछ कर लिया इस चुनाव में। तो आप इस चीज़ को समझिए। तो हमको लगता है इन लोगों ने हार पहले ही मान ली थी। अपना वजूद रखने के लिए, वजूद बचाने के लिए सिर्फ औपचारिकता कर रहे थे चुनाव लड़ने का। चूंकि बात अब परिवार से निकलकर चुनावी नतीजों पर आ गई है, तो मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। योगेंद्र जी ने एक लेख लिखा है। पहले तो ये कि 2 तरह की व्याख्या हो रही है एनडीए की जीत की, 2 व्याख्याएं हो रही है। एक कह रहे हैं कि 10,000 की कैश स्कीम ने नीतीश और बीजेपी के लिए राहें आसान कर दी, और दूसरे कह रहे हैं कि आप इतनी भाजपा और एनडीए की इतनी मेहनत को केवल 10,000 की कैश स्कीम और महिला वोटर तक सीमित नहीं कर सकते हैं। योगेंद्र जी ने एक हालिया एक लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, जो उन्होंने तो लास्ट मिनट ब्राइब कहा है 10,000 की कैश स्कीम को, कि ये अंतिम क्षणों में दी गई रिश्वत थी जिसने बिहार के परिदृश्य को बदल दिया। आप क्या देखते हैं कि क्या 10,000 की कैश स्कीम ही गेम चेंजर साबित हो गई, जैसे एमपी में लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना, वैसे ही बिहार में सीएम दीदियों ने नीतीश कुमार को विजय दिला दी और एनडीए को भी विजय दिला दी? देखिए, दोनों बातें सच है। मैं इस बात को मानता हूं कि एनडीए पूरा रणनीति से, पूरी तैयारी से, हर तरह से वो चुनाव लड़ती है। उनको वो लगता है कि वो चुनाव लड़ने जा रही है, वो हर वक्त चुनाव के मोड में ही रहते हैं। तो इस चीज़ को मैं कम करके नहीं आता। दूसरी तरफ है, अभी मैंने कहा कि महागठबंधन हमको लगता है अपना गांठ ही नहीं सुलझा पाई, ये चुनाव ही नहीं लड़ी। तो एक परिदृश्य ये है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो 10,000 रुपये वाली है, सिर्फ 10,000 रुपये वाली नहीं है। अभी मैंने कहा छात्रवृत्ति, लेबर पेमेंट, वृद्धा पेंशन आदि आदि, इस सब जो है उसकी टाइमिंग सेट करके हो गई कि इसी दौरान पेमेंट किया गया। वोट से एक दिन पहले पेमेंट आई है। तो गरीब प्रदेश में निर्धन लोगों ने, उसमें तो जितने लोगों को 10-10 हज़ार महिलाओं को मिले हैं, उसमें से मतलब हमारा अंदाज है कि उसमें से 70-80% महिलाओं ने एक बार में 10,000 देखा ही नहीं होगा जीवन भर में। आप तो वो तो बदलाव तो होता ही, और ये मुफ्त का मिल रहा है। नाम है इसका
कि आपको रोजगार देने के लिए, स्वरोजगार या उद्यमी बनाने के लिए। तो यार सारा पूरा बिहार पलायन में चला गया। कितना है, 3 करोड़ से ऊपर का वो पलायन में चल गया। जो पलायन वाले लोग हैं उनके लिए तो कोई इस तरह का 10,000, 20,000, 50,000 कुछ नहीं आया। वो महिलाओं को दिया गया कि भाई अचानक महिलाओं को उद्यमी बनाने का सूझ गया। तो ये तो इसने तो जरूर नतीजों पर बहुत ज़्यादा असर डाला है। मैं अपने गांव की बात बताता हूँ। मेरे गांव में इतना वोटिंग नहीं हुआ कभी, और सारी महिलाएं जा के वोट करने गई तो गई है भाई। और उनका अगर आप रीजनल भाषा में बोलूँ तो मैं बोले कि नीतीशवा दिल के है तो हम ना जाए वोट देवे, नीमक तो खली है ना। तो इस तरह का लैंग्वेज में वोटिंग हुई तो प्रभाव कैसे नहीं पड़ा। और चुनाव आयोग ने ऐसे स्कीम पर पहले 3-4 जगह रोक भी लगाई है, जिसमें आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा और हाल में अशोक गहलोत का जो मोबाइल वाले योजना को रोका था। लेकिन इस बार तो हरी झंडी थी, तो इन लोगों ने भी सोचा कि हरी झंडी है ही तो एकदम हरा नोट जो है चुनाव से चंद घंटे पहले डालो तो और ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उसका और प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों पक्ष है। सर इसी बात को एक और तर्क, जैसे अब एक नया भारत का नक्शा फिर से शेयर किया जाने लगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लगा कि भाजपा का ग्राफ नीचे आया है, जो कि सीटों में भी दिखाई दिया। लेकिन बिहार जीतते ही भाजपा और उसके समर्थक एक भारत का नक्शा शेयर कर रहे हैं जिसमें भगवा प्रदेश कुछ ज़्यादा दिखने लगे हैं, और वो कह रहे हैं कि फिर मोदी जी अब ट्रैक पर आ गए हैं, वो बीच में गफलत हो गई थी, तो इस वजह से 2024 का नतीजा हमारे मन अनुकूल नहीं आया। लेकिन बिहार ने साबित कर दिया कि मोदी पर भरोसा है। इसी बात पर मेरा सवाल है कि योगेंद्र जी ने एक और तर्क दिया है। वो तर्क जितना उन्होंने लिखा वो महागठबंधन को थोड़ा सहानुभूति वाले तर्क हैं। मैं आपसे उस पर इसीलिए रिएक्शन ले रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि लोकसभा चुनाव में बिहार में 175 विधानसभाएं ऐसी थीं जहां ऑलरेडी एनडीए लीड कर रहा था, तो इस जीत को क्या उतनी बड़ी देखी जाने की जरूरत है, और इसके पैन इंडिया कम से कम हिंदी पट्टी के प्रदेशों पर इसके असर को लेकर आप क्या समझते हैं कि क्या एनडीए ने फिर अपना 2024 से पहले का रुतबा, एनडीए और भाजपा, वो हासिल कर ली इस जीत से, या राहें अभी आगे यूपी में, बंगाल में, असम में कठिन होने वाली हैं? देखिए, चुनाव का जो प्रारूप जो है, आज का जो सजावट है, आजकल जो जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जा रहा है, अब तो नए मापदंड कायम हो गए ना, कि अब तो हम तो ऐसी तंज में कह रहे हैं कि भाई अब तो वोटिंग लाइन में अगर आदमी लगा हुआ है मतदान केंद्र पर, मोबाइल फ़ोन सबके पास है ही है, उसी समय कैश ट्रांसफ़र कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा वोट लाना और है थोड़ा कि कहीं गलत दे दिया इधर उधर वोट, तो आप 25% या 50% वोट देने के बाद डालिए, और 50% उस समय डालिए। एक दूसरा कि नहीं, ये बात तो सही है ना कि भाई 62,000 महिलाओं को एक कंस्टिट्यूंसी में चुनावों के बीच में अगर पैसे दिए जाते हैं तो प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा। तो फिर ये चुनाव नया पुराना जो ट्रेडिशनल था वो रहा ही नहीं। अब तो जो सरकारें, अब तो चुनाव का कॉस्ट भी बढ़ गया कि भाई चुनाव का कॉस्ट इसलिए बढ़ गया कि अभी आपने 10,000 दिया है तो हो सकता है ममता बनर्जी भी 20,000 का इंतजाम कर रही हों और वो भी इसी ढंग से डालेंगी। और अब कैसे चुनाव आयोग उनको रोक पाएगा जब आप बिहार में नहीं रोक पाए? नहीं, रोकने को रोक देगा क्या? नहीं, भाई रोक सकता है, देखी जाएगी ना, तो वही एक पॉइंट बन जाएगा ना। तो आपको पॉइंट तो बनाना पड़ेगा ना भाई। महागठबंधन ये 10,000 वाले को क्यों नहीं पॉइंट बनाया जिस प्रकार से बनाना चाहिए था, है भाई? तेजस्वी यादव ने संकेत दिया था कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बाद में वो पलटे, ठीक ही पलटे अभी के लिए। लेकिन जब कोई आपको लगता है कि ये गेम चेंजर हो रहा है और आप लड़ने की स्थिति में इससे नहीं है, तो आपको राजनीतिक रूप से इसका जवाब तो देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं दिया। आप जिस प्रकार से देना चाहिए, अब वो आमादा है जीतने पर, लगता है आप आमादा हैं हारने पर। तो एक बात ये रही, जहाँ तक 24 के चुनाव की बात है, उससे पहले रेवड़ियाँ नहीं बटी थी, ध्यान दीजिए। और ये बताया गया था कि इतना वन मैन वो चुनाव था, मोदी जी के नाम, मोदी की गारंटी पे था, तो उसका असर दिखा चुनाव में। और उसके बाद तो देख रहे हैं जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं, चाहे हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार, तो कह तो सकते हैं कि भाई उनका घोड़ा जो चल रहा है जीत का फिर चालू हो गया। लेकिन इसको इतना आसान ढंग से हमें नहीं देखना चाहिए
कि बिहार के चुनाव पर बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ था। अगर बिहार ये हारते तो दिल्ली हिल जाती। दिल्ली की का जो सीट है, जो तख्त है, वो हिल जाता। बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो जाती। बीजेपी आरएसएस के बीच में कई तरह की बातें की जाती, चर्चाएं हैं, उसमें पता नहीं। देखिए 2 साल से बीजेपी का अध्यक्ष ही नहीं मिला, अब तो मिल जाएगा और अपने मन माफिक मिलेगा। पहले तो ये था कि भाई आप बना ही नहीं रहे थे, और अब आप चाहेंगे तो अपने मन के हिसाब से जिसको चाहेंगे आप कर लेंगे। आप क्या कहिएगा? जो लोग इसका विरोध करने वाले भी हो आपके मनपसंद व्यक्ति का, तो वो अब क्या कह के करेंगे? सही बात है, इस तो जीत से कैसा? एक बात ये है। दूसरा कि अब जो चुनाव है आगे आने वाले, तो एक बंगाल है, असम है, यूपी आगे आएगा। गुजरात है, पंजाब होगा, ये सब चुनाव है, तमिलनाडु है। तो मेरे मन में तो अभी से ही पता है हमको, वो हम बोलना नहीं चाहते, वो अच्छा नहीं है, कि पता है कि रिजल्ट कहाँ कहाँ क्या आएगा। हाँ पता है, लेकिन वो क्यों हम बोले, ये मालूम है। तो अब लेकिन अब अगर ये कोरियोग्राफ्ड इलेक्शन होंगे, जिसको कहते हैं ना आप लोग, गणेश आचार्य और सरोज खान के जो डांस स्टेप देखते थे ना, उसी प्रकार का एकदम कोरियोग्राफी जैसा लगता है इलेक्शन, कि यही होगा, यही होने वाला है। आप जो सोच रहे हैं शायद वही हो, लेकिन आप अपने से ईमानदारी से बात कर लें, पहले विश्लेषण वैसन छोड़िए, क्योंकि इसी ढंग से होगा। अभी बंगाल, लेकिन जो है बंगाल और असम एक टफ चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। सर एक इसको यूपी पर भी एक आखिरी सवाल मैं अपना ले लेता हूं। चूंकि अखिलेश यादव गए बड़े मजबूती के साथ, अपने सांसदों को भी लगाया, खुद भी लगे। उनकी एक कोशिश थी कि तेजस्वी को अकेले रण क्षेत्र में घेर कर हरा ना दिया जाए, इसके लिए जितना सपोर्ट हो सकता है किया उन्होंने। लेकिन यादव नेता का जंगल राज बिहार में मुद्दा बना। अखिलेश यादव भी उसी जाति से आते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को भी भाजपा इसी तरीके से घेरने की कोशिश करेगी जिस तरीके से तेजस्वी को घेरा, और क्या भाजपा इसमें कामयाब हो पाएगी? अखिलेश के लिए क्या संदेश बिहार के नतीजे दे रहे हैं, इस पर एक टिप्पणी सर। अखिलेश कुछ ज़्यादा नहीं जाते तो ज़्यादा अच्छा करते बिहार में। बिहार में उनकी जो जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि तेजस्वी यादव से ज़्यादा वही प्रचार कर रहे हैं। मेरे देखने में आया, ये सच्चाई नहीं है लेकिन देखने में आया। तो वो गए बिहार में, और नहीं जाते तो ज़्यादा अच्छा करते। निश्चित रूप से बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा नंबर है, 80 सीटें हैं, तो उनको तो घेरने के क्या, हमको नहीं लगता है कि अखिलेश जीत पाएंगे उत्तर प्रदेश। ऐसा मेरा मानना है। हाँ, एक ही चीज़ हो सकती है, और उसका प्रारूप ये होगा कि भाई कोई अगर भारतीय जनता पार्टी में योगी जी को निपटाना चाहता हो, तभी वो हो सकता है कि कुछ ऐसा रिजल्ट आए। नहीं तो एकदम तय मान के चलिए। अब तो देखिए ना, अब तो नया झंडा लेकर के नए तरीके से MIM भी कूदेगी उत्तर प्रदेश में। तो और अखिलेश का एक लिमिटेशन भी है, जो तेजस्वी का भी है, वो है कि ये लोग पता नहीं क्यों, या दलित समुदाय या फिर जो महिला वर्ग है, इन लोगों में इन लोग का आउटरीच बहुत सीमित है। तो ये अगर ये सीमित, ये दूर नहीं कर पाए, आप A to Z बनाइए, PDA बनाइए, लेकिन ये इनकी कमज़ोरी है। आप सब लोग कहेंगे कि जी 24 के चुनाव में तो ऐसा हो गया, ठीक है, हुआ, उसके कई और कारण हैं, लेकिन इससे ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। समसामयिक परिस्थितियों पे आपने अपने संरचना में क्या परिवर्तन किए हैं, आउटरीच में क्या बदलाव किया है, एडिशन किया है, उस पर भी तो बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे आज आप निश्चित रूप से ये बात बोल सकते हैं कि ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी लोहा ले पाएगी बंगाल में, ये बहुत मतलब इसमें शक लगता है। बहुत प्रयास जरूर करेंगे। तो पिछली बार किए तो 82 आया, 24 में 8-10 पे निपट गए। तो आप समझ लीजिए, क्योंकि उनके पास भी चुनावी मशीन है, वो भी वैसे ही पॉपुलिस्ट हैं। तो आपको भी तो उस ढंग की चीज़ें जो आपकी ज़रूरतें हैं, अभी देखिए मायावती उत्तर प्रदेश में फिर से एक्टिव हो गई हैं। अचानक एक बार इतना ज़्यादा भीड़ जुटा लिया इतने सालों के बाद, तो बहुत तरह से घेराबंदी तो होगी। तो ये बहुत मुश्किल होगा अखिलेश यादव के लिए। और भी जो ये एक टकराव का कारण, तो टकराव भी एक वजह रहा बिहार में, जो कांग्रेस और RJD के बीच में रहा, निश्चित रूप से रहा, नहीं तो सारा चीज़ विलंबित क्यों हुआ। यही चीज़ आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी
कि कोई अपना वजूद बचाना चाहता है और कोई अपना पुराना वाला वजूद हासिल करना चाहता है। इसका टकराव तो है ही। लेकिन तेजस्वी यादव की चुप्पी की क्या वजह देखते हैं आप? रोहिणी आचार्य के आरोप अपनी जगह, आपको एक ऑब्जर्वर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे क्या लगता है कि क्या वाकई चाटुकारों से घिरे हुए हैं तेजस्वी? और एक एंगल ये भी है कि ये पारिवारिक कलह कोई ड्रामा तो नहीं है ताकि हार डिस्कस ना हो, परिवार ही डिस्कस हो? देखिए, ये तो कयास लगाने वाली ही बात है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है नीरज कि आगे आने वाले दिनों में कुछ नाटकीय होने वाला है। नाटकीय से मेरा मतलब है कि जो ये महागठबंधन या INDIA की पार्टियां हैं, हो सकता है कुछ बड़ा करे चुनाव के फ्रंट पे। आज भी मैंने देखा कि कुछ 250 देश के नामचीन लोगों ने विपक्ष के नेता पर आरोप लगाया है कि ये चुनाव आयोग को बेवजह बदनाम कर रहे हैं। तो ये तो अपने आप से सब इकट्ठे नहीं हुए होंगे, कुछ न कुछ उसका एक होगा, तो कोई उनको आहट भी होगी कि ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव एक तो ऐन वक्त पर वो पारिवारिक कलह के शिकार हो गए या उनके ऊपर आरोप है कई तरह के। बड़ा टाइमिंग का ये संयोग है, पता नहीं क्या है, लेकिन वो बोलेंगे तो यही बोलेंगे जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आएंगे सामने। तो हो सकता है कांग्रेस वालों की भी मीटिंग हुई है और ये लोग हमको लगता है कुछ बड़ा कर सकते हैं, इसके संकेत साफ साफ हमें मिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तेजस्वी यादव के बारे में हम ये कह दें कि ये जो बिहार का चुनाव हुआ, ये लोग बड़ी मजबूती से, दमखम से, सोच से, समन्वय से लड़े। हमको तो लगता है वो लड़े ही नहीं। उनका बॉडी लैंग्वेज में मुझे नहीं लगता था कि वो लड़ रहे हैं चुनाव। एक बार आपसे पहले भी चर्चा हो रही थी कि चुनाव से ठीक पहले ईडी का एक केस IRCTC घोटाले में आरोप तय हो गए लालू प्रसाद यादव पर और उनके परिवार पर। कुछ लोग वहां भी कोई एंगल ढूंढ रहे थे। आपको लगता है कि अगर डर्टी ट्रिक्स पॉलिटिक्स की जो तरह तरह की बात हो रही है वो सिर्फ चुनाव आयोग तक, वोट चोरी तक, इन तक महदूद ना होके और उससे आगे भी है, हो सकती है? देखिए, पॉलिटिक्स में डर्टी ट्रिक्स तो चलता ही है, हम्म, लेकिन जब अदालत की बात आती है तो उस पर आपके जुबान बंद हो जाते हैं। जी। आप अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, ये संयोग है कि इसी दौरान में उनके ऊपर चार्जशीट ताजा खबर है कि लालू परिवार के कारोबारी को ईडी ने उठाया है, अभी ताजा खबर है बिल्कुल। अभी। जी। हाँ, उठा सकते हैं। देखिए, गलत थोड़ा भी करिएगा तो आपके ऊपर तो सब लगे हुए हैं एकदम माइक्रो लेंस से। तो अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब ये कहीं न कुछ बड़ा होने से रोकने के लिए तो नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है। क्योंकि दबाव तो रहता ही है, दबाव का इस्तेमाल तो सत्ता करती आई है। कोई आज हो रहा है ये तो मैं नहीं कहूँगा, पहले भी होता रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आज बढ़ गया है, आज थोड़ा ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है और बहुत ज़्यादा इसका कोरियोग्राफ रहता है। तो ये तो हो रहा होगा, इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। तो अब क्या कहें, अब देखते हैं कि तेजस्वी यादव क्या बोल पाते हैं। हमको तो लगता है लड़ ही नहीं पाए, अब बोल क्या पाएंगे। बोलने में तो वही बोलेंगे जो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से जो बयान आया वो यही आया कि ये तो वोट जो है लूटा गया, उनका बयान है कि इस तरह के पैसे दिए गए और बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो अभी चुनाव के विश्लेषण के बजाय तो हम लालू परिवार पर आप भी वही डिस्कस कर रहे हैं जी। आप कहाँ चुनाव के विश्लेषण पे तो वो भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बात सही है कि एक राजनीतिक परिवार जो 35 सालों तक लगभग एकदम एक छत्र रहा है कि नहीं, 90 से अगर लगा लें तो भाई अभी भी उनका वजूद है। तो बात यह है कि इस पर चर्चा हो रही है और बाकी चीज़ों पर चर्चा कम हो रही है। एनडीए की जीत हो गई, नीतीश कुमार फिर से सीएम बन रहे हैं, तेजस्वी चुनाव हार गए। इसके बावजूद बिहार चुनाव में विपक्ष की राजनीति को लेकर आपको कोई सिल्वर लाइन दिख रही है, कहीं कोई उम्मीद की किरण दिखती है? देखिए, राजनीति में हरदम उपयोग करने वाले के लिए हरदम सिल्वर लाइनिंग लगती है। जैसे आपने देखा कि प्रशांत किशोर 0 सीट लाए, कहे थे कि राजनीति छोड़ देंगे, अब 20 तारीख को वो मौन उपवास कर रहे हैं।
तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, दलों को का यही काम है कि वो आप नए सिरे से इन चीज़ों में लगे। अब वो कह रहे हैं कि मेंबरशिप फॉर्म या फ़ोन कॉल कि भाई जिनको अब 1,90,000 बाकी है 10-10 हज़ार वालों का, तो वो हमको फ़ोन करें। तो आपको एक्टिविटी करना पड़ता है। हमको लगता है प्रशांत किशोर फर्स्ट मूवर हैं इसमें। उसी प्रकार से मुझे ये भी लगता है आरजेडी के लिए थोड़ा दिक्कत हमें ज़्यादा दिखती है विपक्षी पार्टियों में। अब तो हमें लगता है कि अगर कांग्रेस कुछ सक्रिय हो तो 45 लाख वोट आए हैं, 61 सीट पे लड़ी है, 8.71% वोट आया है। उनका ये बिहार बहुत बड़ा जमीन था। शायद अब वो अगर उनको कुछ इससे दिखता हो तो वो सिल्वर लाइन ढूंढ सकते हैं कि अब नए ढंग से इसमें आए, अब ज़मीन पे उतरे। क्योंकि मैंने एक अध्ययन किया रूपक जी कि कांग्रेस के उम्मीदवार एक तरफा नहीं हारे हैं बिहार में। सारे जो हैं, ये मैंने बहुत क्लोजली देखा है, ये कई जगह पे हारे भी हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन उस ढंग से नहीं आ रहे हैं, तो शायद उनको सिल्वर लाइनिंग मिले। उसी प्रकार से जनता दल यू, अभी तो नीतीश जी की सरकार बन गई है और विषम परिस्थितियों में बनी है। अब तो लेजिस्लेचर पार्टी से चुन के बनी है, वो जो बीच में भ्रम हो गया था। उनकी तबीयत को लेकर अभी भी कई सवाल हैं। तो जेडीयू के लिए भी भविष्य क्या होगा, अभी से इस पर हम कोई नेगेटिव बात नहीं कहना चाहते, लेकिन एकदम से सॉलिड हाउस रहे जेडीयू, ऐसा मैं नहीं समझता। तो आप इसी तरह से देखिए कि भाई जो भी करना है सतत करिए, लगातार मतलब करिए, और कुछ अपना नीति, कार्यक्रम, धरना, प्रदर्शन, जो कुछ भी करना है आप लेके आगे बढ़िए। चुनावी मौसम में चीज़ें करने से, है ना, तो यही टकराहट की और इस तरह की खबरें आएंगी। ऐसा नहीं है, विपक्ष को कभी नहीं उम्मीद छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो अगर उस आधार पर देखा जाए तो 2 ही सीट पे तो थी भारतीय जनता पार्टी एक समय, 84 में, हाँ 84, 1984 में 2 सीट पे थी, वहाँ से कहाँ पहुँची है। ये सब होता है। और टीडीपी को देखिए किस तरह से सुपड़ा साफ हो गया था एक समय, चंद्रबाबू नायडू का, कितने थंपिंग मेजॉरिटी से आ गए। तो ये सब राजनीति में चलता रहता है। आपको अपने कार्यक्रम जो है वो करते रहना होता है, एक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन इस बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में एक बुनियादी फ़र्क है कि बीजेपी 2 से लगातार बढ़ रही है, कभी भी उसकी कोई गिरावट नहीं देखने को मिली उस तरह से, और कांग्रेस पार्टी 400 से नीचे आके 44 तक जा चुकी है। और अब जो सारी ज़िम्मेदारी है वो राहुल गांधी के कंधे पे है, उनका दिया हुआ नारा, उनकी बनाई हुई नीति। तो बिहार में चर्चा सिर्फ ये नहीं है कि महागठबंधन की हार गई, ये हार राहुल गांधी की भी बताई जा रही है। तो राहुल गांधी की ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में जो प्रेजेंस है और उनका जो रोल है, अब वो कहाँ कितना मजबूत दिखता है इंडिया गठबंधन में भी? देखिए, इंडिया गठबंधन था थोड़े दिन के लिए, अब हमको कभी लगा ही नहीं कि INDIA गठबंधन सही मायने में, न कोई संयोजक नियुक्त हुआ, न कोई सेक्रेटेरिएट बनी, न कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आए। मैं 24 के पहले की बात कर रहा हूँ। उसको बनने से के समय ही नीतीश जी निकल गए, ममता निकल गई बाद में, फिर केजरीवाल निकल गए। तो ये बना कब और निकले कब ये पता ही नहीं चला। कांग्रेस की दुविधा है, कांग्रेस के सामने चुनौती भी है, और कांग्रेस की इच्छा भी हमको लगता है कि अपने को मजबूत करने में है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस ने भी बिहार में ये चुनाव ठीक से लड़ा। बीच बीच में आप वोट चोरी का आरोप लगाएंगे तो जो चोरी करने वाला है वो इस बार तो नहीं ये छोड़ेगा ना। एक कहने की बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो हुआ। तो ये है कि जो आपने पूछा है कि राहुल गांधी का नेतृत्व का क्या होगा, उनकी नीतियों का क्या होगा, वो बहुत क्रांतिकारी एजेंडा लेके आए हैं पिछले 2 साल में। चाहे वो जात गणना का हो, आबादी के हिसाब से हक की बात हो, रिजर्वेशन पे हो, बिहार में अभी हमने देखा EBC का एक अलग चार्टर लेके आए, आदि 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 आदि। बात दरअसल दिक्कत ये इनकी 2 है। एक तो ये अपने को अकेला मजबूत करना चाहते हैं पहले, और उस आधार पे उनका जो है अपने रीजनल सहयोगियों से टकराव है। वो मतलब क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस का भी टकराव है,
और इस ढंग से है कि उन्हीं कांग्रेस को ही खत्म करके ये रीजनल पार्टी आई ना। तो अगर आप वहाँ बैठने का कोशिश करेंगे, प्रविष्ट करने का कोशिश करेंगे, सदारत हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो टकराव लाजमी है। ये बिहार में भी ये हुआ है, इसी प्रकार से हर जगह है। तो एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जो नीतियाँ और अपने अपने जो नैरेटिव लेके आए हैं, उनको क्या पार्टी के अंदर कोई सॉलिड सपोर्ट है, या फिर जो कांग्रेसी आलसी ऐसी घर, मतलब ठंडा का मौसम भी आ गया है, वो दिल्ली में बैठने वाले लोग और ऐसे भी शायद उनको पसंद नहीं है। बहुत सारे लोगों की बयान भी आते हैं कि शायद ये जो राहुल गांधी की नीतियां हैं, जो राहुल गांधी ने जो सब कुछ एक नैरेटिव पेश किया है, उसके साथ उनका कोई संगठन खड़ा है क्या। तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी, मुझे लगता है कि कांग्रेस में छोटा ही टूट, लेकिन ये होने जा रहा है फिर। ये तो जैसे कांग्रेस जो है ना, टूट फूट की पार्टी है, ये रह के टूटती भी रहती है और फूट तो परमानेंट रहता है इसमें। तो वो होने जा रहा है। इसके बाद क्या राहुल गांधी जो अपनी जो नीतियां लेके आए हैं, नैरेटिव बनाया है पिछले 2 साल में, उसको लेकर कितना मजबूती से आगे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मजबूती से प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने से न खाली नहीं होता है, और खाली चलने से भी नहीं होता है कि आप 5000 किलोमीटर चले जाए। आप फॉलो अप क्या करते हैं, आप अपना संगठन कार्यक्रम क्या करते हैं, और किस प्रकार से आप अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, इस पर निर्भर करता है। सतीश जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप मंच पर आए और अपनी जो राजनीतिक समझ है वो हमसे साझा की। आपका मंच पर अनुभव कैसा रहा? बेहद अच्छा है, क्योंकि तमाम तरह के सवाल हैं और इस पे कोई रोक ठोक नहीं है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, हर सवाल पूछे गए हैं। तो मैंने अपना यथासंभव जो भी मेरी समझ है उस हिसाब से जवाब दिया है। आपका ये मंच का जो ये है, ये और आगे बढ़े और आप नामी शख्सियतों को बुला के यहाँ पर उनसे सवाल पूछे। मैं नहीं कहूँगा आप कटघरे में खड़ा करें, सवाल का उत्तर ज़रूर पूछें। तो यही हमको लगता है इस मंच की विशेषता है कि आप पूछते हैं और दूसरे वाला जो है वो अपना जवाब दे पाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सतीश जी। अगली बार मंच पर एक नए मेहमान से मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए न्यूज़ तक।